हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स ऑन IELTS रीडिंग। और इस वीडियो में हम करेंगे द वाइट हॉर्स ऑफ अफिंगटन। ये रीडिंग पैसेज जो है हमने कैम्ब्रिज बुक 16 का मॉक टेस्ट सेकेंड है और रीडिंग पैसेज 1 है। आज हम इस पैसेज को सॉल्व करने वाले हैं। वाइट हॉर्स ऑफ अफिंगटन, ये एक इंग्लैंड में, इसमें आपको 20 मिनट्स मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 3 के लिए, और जो इस रीडिंग पैसेज पे बेस्ड है। और जो वाइट हॉर्स ऑफ अफिंगटन है इसमें लिखा हुआ, ये घोड़े जैसी तस्वीर बनी हुई है एक हिल पे, और वो है स्कॉटलैंड में। ठीक है, इट्स इन इंग्लैंड एक्चुअली, नॉट इन स्कॉटलैंड। ठीक है, डिफरेंट काफ़ी सारी काउंटीज़ हैं उसमें, सॉरी स्कॉटलैंड में नहीं है ये। ठीक है, तो आगे चलते हैं। हम सबसे पहले क्वेश्चंस देखेंगे। अगर आप रीडिंग पैसेज को सॉल्व कर रहे हैं तो हमने, जैसे कि आपने एक चीज़ को ध्यान रखना है थोड़ा सा, अगर आपको क्वेश्चंस को नहीं समझ में आता है तो थोड़ा कभी कभी फुट नोट्स की तरफ भी देख लिया करो कि ब्रॉन्ज एज क्या है, नियोलिथिक टाइम्स क्या होता है, सेल्टिक क्या है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए अब क्वेश्चन 1 to 8 की तरफ आते हैं। हम 1 to 8 को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। डू द फॉलोइंग स्टेटमेंट एग्री विद द इंफॉर्मेशन गिवन इन द रीडिंग पैसेज। इन द बॉक्सेज 1 to 8 in the box 1 to 8 on your answer sheet, write if the statement agrees with the information, false if the statement contradicts with the information not given, if there is no information on this passage. सबसे पहला जो है, most geoglyphs in England are located in a particular area of the country. ठीक है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये है, तो इसमें हमें बताना है ट्रू है, फॉल्स है, नॉट गिवन है। सेकेंड क्वेश्चन है, देयर आर मोर जियोग्राफ्स इन द शेप ऑफ हॉर्स देन एनी अदर क्रिएचर। ठीक है, तो लास्ट वीडियो जो हमने की थी इस पर, वो मैं आपको आई बटन में दे रहा हूँ, आप उसको देख लीजिएगा अगर आपने उसको अभी तक नहीं किया है तो, वो भी आपके बहुत काम आएगी। ठीक है, तीसरा जो क्वेश्चन है, द रिसेंट डेटिंग ऑफ अफिंगटन हॉर्स इंडिकेट्स दैट पीपल वर मिस्टेकन अबाउट द एज। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हम 1 by 1 करेंगे। तो हमने 3 क्वेश्चन पढ़ लिए, मोर देन सफिशिएंट है, नहीं तो ऊपर वाले हम भूल जाएंगे। तो पहला वाला एक बार से फिर से रिवाइज करते हैं। मोस्ट जियोग्राफ्स इन इंग्लैंड आर लोकेटेड इन ए पर्टिकुलर एरिया ऑफ द कंट्री। ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया में, तो हम शुरू से पढ़ना शुरू करेंगे क्योंकि ये काफ़ी ऑर्गेनाइज होगा। सो द कटिंग ऑफ ह्यूज फिगर ऑफ जियोग्राफ्स, देखिए जियोग्राफ्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, इन टू द अर्थ ऑफ इंग्लिश हिल साइड हैज़ टेकन प्लेस फॉर मोर देन 3000 ईयर्स। देर आर 56 हिल स्कैटर्ड अराउंड द इंग्लैंड। ठीक है, ये लिखा हुआ है, विद मास्ट मेजोरिटी ऑन द चॉक डाउनलैंड्स ऑफ द कंट्री इन द साउदर्न काउंटीज़। ठीक है, साउदर्न काउंटीज़ में द फिगर इंक्लूड्स जाइंट हॉर्सेस, क्रॉसेस, रेजिमेंटल बैजेस। ठीक है, ऑल्सो द मेजोरिटी ऑफ दीज जियोग्राफ्स डेट विद इन 300 ईयर्स और सो, एंड देर आर 1 or 2 दैट आर मच ओल्डर, और 1-2 ऐसे हैं जो काफ़ी पुराने हैं। तो यहाँ पे अगर आप पैसेज देखेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपके सामने निकल के आ रही है। तो फर्स्ट वाला अगर आप देखोगे तो यहाँ पे स्कैटर्ड को आपने क्रॉस करना है। देखिए, देयर आर 56 हिल फिगर्स स्कैटर्ड अराउंड इंग्लैंड। स्कैटर्ड को हिंदी में बिखरा हुआ बोलते हैं, पंजाबी में अलग थलग होया या विखरिया होया कह सकते हैं। ठीक है, विद द वास्ट मेजोरिटी ऑफ चॉक डाउनलोड्स ऑफ द कंट्री इन द साउदर्न कंट्रीज। तो यहाँ पे स्कैटर्ड लिखा हुआ है, और हमने क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है कि मोस्ट जियोग्राफ्स इन इंग्लैंड आर लोकेटेड इन अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ अ कंट्री। तो ऐसा नहीं है, ये फॉल्स आएगा इसका आंसर। वो कह रहे हैं कि एक जगह पे लोकेटेड है, पर आंसर क्या है कि वो सारे स्कैटर्ड हैं, वो एक जगह पे नहीं है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, फॉल्स। फर्स्ट का आंसर है फॉल्स। देयर आर मोर, सेकेंड वाला करने जा रहे हैं हम, सेकेंड क्वेश्चन। देयर आर मोर जियोग्राफ्स इन द शेप ऑफ हॉर्स देन एनी अदर क्रिएचर। ठीक है, तो अगर आप वहीं पे इसको पढ़ोगे तो 3 चीज़ें दे रखी हैं, आप चाहो तो यहाँ से आगे भी पढ़ सकते हो, हम ये भी पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें लिखा है द फिगर्स इंक्लूड जाइंट हॉर्सेस, क्रॉसेस एंड रेजिमेंटल बैजेस। ठीक है, इसके बाद ऑल्दो द मेजोरिटी ऑफ दीज जियोग्राफ्स डेट within 300 years or so, and there is 1 or 2 that are much older. ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, there are 1 or 2 which are much older. उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है, ठीक है, द मोस्ट फेमस ऑफ दीज फिगर्स इन इज परहैप्स ऑल्सो द मोस्ट मिस्टीरियस, द अफिंगटन वाइट हॉर्स ऑफ ऑक्सफोर्डशायर।
ठीक है, द वाइट हॉर्स हैज़ रिसेंटली बीन रीडेटेड एंड शोन टू बी एवर ओल्डर देन प्रीवियसली असाइंड एंशियंट प्री रोमन आयरन एज। ठीक है, ये जो है यहाँ पे स्टार एस्ट्रिक लगा दिख रहे हैं आप, ये रीडिंग पढ़ने का स्टाइल होता है कि अगर आपको ये लिख रहा है दिख रहा है तो ये एक फुट नोट है। आयरन डेट मोर कॉन्ट्रोवर्शियल इज द डेट ऑफ द इग्नेमेटिक लॉन्ग मैन ऑफ विलिंगटन इन ससेक्स। ठीक है, अब इसके बारे में भी इन्होंने थोड़ा सा, इसको भी हम अंडरलाइन कर लेते हैं क्योंकि क्या है ये भी एक नाउन जैसा लग रहा है और इम्पॉर्टेंट वर्ड है, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे अंडरलाइन कर रहे हैं। मैं इसको मिटा के ब्लैक कर देता हूँ। ठीक है, तो आपको भी ठीक है। वाइल मैनी हिस्टोरियंस, उसके बाद हम फिर से चलते हैं। वाइल मैनी हिस्टोरियंस आर कन्विंस्ड दैट द फिगर इज प्री हिस्टोरिक, अदर बिलीव दैट इट वॉज वर्क ऑफ एन आर्टिस्टिक मॉन्क फ्रॉम नियर बाई प्रारी एंड वॉज क्रिएटेड बिटवीन 11th एंड 15th सेंचुरी। ठीक है, ये लिखा हुआ है। अभी हम अगर दोबारा से यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि देयर आर मोर जियोग्राफ्स इन द शेप ऑफ हॉर्स देन एनी अदर क्रिएचर। तो अगर हम इसमें ज़्यादा भी इसको आगे पढ़ेंगे तो हमें अभी तक नहीं मिला है कि ऐसा कहीं पे भी लिखा हो कि अगर हिंदी में इसको ट्रांसलेट करें कि ज़्यादा जियोग्राफ्स जो हैं, जियोग्राफ उस चीज़ को पर्टिकुलरली बोलते हैं जब एक बड़ी हिल, मतलब एक ज़मीन पे बहुत बड़ी सी तस्वीर हम किसी आर्ट से बना दें, जैसे कि पत्थर को खोद के बनाएं या फिर हम किसी और तरीके से बनाएं, तो जियोग्राफ उस चीज़ को बोलते हैं। तो यहाँ पे जो वाइट हाउस ऑफ उफिंगटन है वो बेसिकली एक हिल है। ठीक है, उस पे क्या है, उन्होंने उसको हाथों से कार्व किया हुआ है, जैसे कि हम किसी चीज़ पे कार्विंग करते हैं, उसे खोद के उन्होंने एक पेंटिंग टाइप बना दिया और वो बिल्कुल घोड़े जैसा लगता है, तो इसलिए उसको वाइट हाउस ऑफ उफिंगटन कहते हैं। और यहाँ पे लिखा है देयर आर मोर जियोग्राफ इन द शेप ऑफ हॉर्स, ज़्यादा जियोग्राफ जो है वो हॉर्सेस जैसे हैं देन एनी अदर क्रिएचर, ये बोला गया, लेकिन ऐसा हमें कहीं पे देखने को नहीं मिला। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नॉट गिवन, इसलिए हमने इसको नॉट गिवन कर दिया सेकंड वाले का आंसर। द रिसेंट डेटिंग ऑफ उफिंगटन वाइट हॉर्स इंडिकेट्स दैट पीपल वर मिस्टेकन अबाउट इट्स एज। देखिए हमने इसकी एज को यहाँ पे काउंट कर लिया है। ठीक है, फिर से हम वहीं पे चलते हैं, यहाँ पे पढ़ रहे थे वहीं से पढ़ेंगे। तो ये ऑर्डर में है इसके आंसर। अब जब हम इसको आगे पढ़ते हैं, द मेथड ऑफ कटिंग, ठीक है, ये हम इसको यहाँ से अगर आप पढ़ोगे ये जगह जो मैं अभी रब कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ से वाइट हॉर्स हैज रिसेंटली बीन रीडेटेड एंड शोन दैट डेट इज मोर देन इग्नेमेटिक। हम इसको दोबारा से यहाँ से पढ़ेंगे। ठीक है, द मोस्ट फेमस ऑफ दीज फिगर्स इज परहैप्स ऑलमोस्ट मिस्टीरियस द उफिंगटन वाइट हॉर्स। ठीक है, उसके बाद में द हॉर्स हैज़ रिसेंटली बीन रीडेटेड, उसको रीडेट किया गया है एंड शोन टू बी इवन ओल्डर देन प्रीवियसली असाइंड प्री रोमन आयरन एज। ठीक है, उसको जितना पुराना माना जाता था, अगर इस पैसेज को यहाँ से यहाँ तक आप पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि जितना माना जाता है उससे भी वो पुराना है, इसका मतलब ये है। और यहाँ पे फिर से आप आएंगे क्वेश्चन पे, तो यहाँ पे लिखा है अ रीसेंट डेटिंग ऑफ द उफिंगटन वाइट हॉर्स इंडिकेट्स दैट पीपल वर मिस्टेकन अबाउट हिज एज। तो उसकी एज के बारे में मिस्टेक है, तो ये हम क्या लिखेंगे इसका आंसर, ट्रू। हिस्टोरियंस, फोर्थ वाला क्वेश्चन अब हम करेंगे। हिस्टोरियंस हैव केम टू एन एग्रीमेंट अबाउट द ओरिजिन ऑफ लॉन्ग मैन ऑफ विलिंगटन। ठीक है, अब ये है इसका। तो अभी इसमें हम वहीं पे हमने इसको अंडरलाइन भी पहले ही कर लिया था, उसी के पास इसका है मोर कंट्रोवर्शियल, इसके यहाँ से हम पढ़ रहे हैं। अगर आपको, मैं इसको मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे अच्छे से, ठीक है, यहाँ से पढ़ रहे हैं। मोर कंट्रोवर्शियल इज़ द डेट ऑफ इग्नेमेटिक लॉन्ग मैन ऑफ विलिंगटन इन ससेक्स। ठीक है, तो उसको ये बोल रहे हैं कि और भी ज़्यादा है। वाइल मैनी हिस्टोरियन आर कन्विंस्ड, काफ़ी सारे हिस्टोरियन ये मानते हैं कि फिगर प्री हिस्टोरिक है, लेकिन अदर जो दूसरे लोग हैं वो मानते हैं इट इज़ वर्क ऑफ एन आर्टिस्टिक मॉन्क फ्रॉम नियर बाय प्रायरी एंड वॉज क्रिएटेड बिटवीन 11 to 15 सेंचुरी। ठीक है, तो कुछ लोग का कहना है कि ये बहुत पुराना है और कुछ लोग का मानना है कि ये कोई आर्टिस्टिक मॉन्क था जिसने 11वीं सदी से 15वीं सदी के बीच में इसको बनाया है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, हिस्टोरियन हैव कम टू एन एग्रीमेंट। हिस्टोरियन जो हैं, इतिहासकार जो हैं, वो इस बात को लेकर एग्री हो गए हैं कि
जो ओरिजिन है लॉन्ग मैन वेलिंगटन का वो मतलब दोनों को एक ही लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, उनके बीच में कॉन्ट्राडिक्शन है, भेदभाव है, एक कुछ और कह रहा है, दूसरा कुछ और कह रहा है। तो यहाँ पे हम इसको क्या लिखेंगे, फॉल्स। जब भेदभाव होता है तो फॉल्स लिखेंगे, और ये क्या कह रहे हैं, एग्रीमेंट। देयर इज़ नो एग्रीमेंट, देयर इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन देयर स्टेटमेंट्स। तो आप स्टेटमेंट को जब अच्छे से पढ़ोगे तब आपको पता लगेगा। इसके बाद में जियोग्राफ्स वर क्रिएटेड बाय पीपल प्लेसिंग वाइट चॉक ऑन द हिल साइड। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको ध्यान में रखिएगा। हम अभी इसको आगे थोड़ा पढ़ने वाले हैं तो हमें समझ में आएगा। द मेथड ऑफ कटिंग दीज ह्यूज फिगर्स, आग यहाँ से हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। द मेथड ऑफ कटिंग दीज ह्यूज फिगर्स वर सिंपली टू रिमूव द ओवरलाइंग ग्रास। ठीक है, यहाँ पे टू रिवेल द ग्लीमिंग वाइट चॉक बिलो। However, the grass would soon grow over and the geograph again unless it is regularly cleaned and sowed by the fairly large team of the people. One reason that the vast majority of hill figures have disappeared in the past tradition associated with the figures faded. People no longer bothered, यहाँ पे लिखा है no longer bothered to clear away the grass to expose the chalk outline. ठीक है, furthermore over hundreds of years the outline would sometimes change due to people not always cutting exactly same place, thus creating a different shape of the original geograph. The fact that ancient hill figures survive at the England today is testament to the strength and continuity of local customs and beliefs. In one case at least much stretch back to millennia. ठीक है, एक केस में तो एक मिलेनियम से पुराना है। अब इसके आगे हम अगर इसको पढ़ते जाएंगे तो देखिए वो है क्या। यहाँ पे द मेथड ऑफ कटिंग दिस ह्यूज फिगर्स, सिंपली यहाँ से फिर से दोबारा पढ़ रहे हैं, सिंपली रिमूव द ओवरलाइंग ग्लास टू रिवेल ग्लेमिंग वाइट चॉक। ठीक है, तो ये तरीका है जिससे वो बनता है, ये यहाँ पे आप शुरुआत में पढ़ोगे। द मेथड ऑफ कटिंग दिस ह्यूज फिगर वॉज सिंपली टू रिमूव ओवरलाइंग ग्रास टू रिवेल द ग्लेमिंग वाइट चॉक। तो ऊपर से घास काटते थे और नीचे से जो ग्लेमिंग वाइट चॉक थी वो निकल के आती थी, तो उससे क्या हो जाता था, वाइट हॉर्स ऑफ विंगटन या कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जो है वो बन जाता था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, द जियोग्राफ्स वर क्रिएटेड बाय प्लेसिंग वाइट चॉक ऑन द हिल साइड। वाइट चॉक को हिल साइड पे रखना पड़ता था, ऐसा नहीं है हम वो चॉक डालते नहीं थे, वो जब घास को काटते थे उसके नीचे से जो मिट्टी निकलती होगी या कोई जो फर्श होगा शायद वो इतना चमकता होगा, या जो माउंटेन्स होंगे कुछ होगा उनमें, आई डोंट एग्जैक्टली नो, तो इसलिए इसका आंसर जो है वो यहाँ पे फॉल्स है। बट लॉजिकली ये फॉल्स इसलिए आएगा जो मैंने आपको बता दिया। मेनी जियोग्राफ्स इन इंग्लैंड आर नो लॉन्गर विजिबल। ठीक है, तो अभी यहीं पे हम दोबारा से आते हैं, तो यहाँ पे लिखा है द फैक्ट दैट एंशिएंट हिल फिगर्स सर्वाइव, इसमें फर्दर मोर ओवर द हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स आउटलाइन व समवट चेंज ड्यू टू पीपल नॉट, यहाँ पे इस जगह से पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं हम यहाँ पे, नो लॉन्गर बॉदर्ड और रिमेंबर्ड टू क्लीन अवे द ग्रासेस टू एक्सपोज द चॉक आउटलाइन। हाँ देखिए, अब 6th का जो आंसर है हम यहाँ से पढ़ लेते हैं इस जगह से। वन रीज़न दैट द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ हिल फिगर्स हैव डिसअपीयर्ड इज दैट when the tradition associated with the figure faded, the people no longer bothered or remember to clear away the grass and expose the chalk outline. अब इसमें लिखा है कि एक रीज़न ये है कि बहुत सारे जियोग्राफ्स जो हैं वो गायब हो गए हैं क्योंकि जो परंपराएं थीं इनसे जुड़ी हुई वो फेड हो गई हैं। ठीक है, अब जो लोग हैं उन्हें चिंता ही नहीं है कि घास को काटना है और आउटलाइन को सही रखना है, इस वजह से काफ़ी से कुछ डिसअपियर हो गया। अब क्वेश्चन को अगर आप दोबारा से ध्यान से थोड़ा सा पढ़ोगे तो यहाँ लिखा हुआ है कि इसमें लिखा हुआ है इस वाले क्वेश्चन में 6th वाले में, मैनी जियोग्राफ्स इन इंग्लैंड आर नो लॉन्गर विजिबल। तो इसका आंसर क्या लिख सकते हैं हम, ट्रू। लोगों को चिंता नहीं है इसलिए काफ़ी सारे डिसअपियर हो गए। द शेप, अब क्वेश्चन नंबर हम 7th करेंगे। द शेप ऑफ सम जियोग्राफ हैज़ बीन अल्टर्ड ओवर टाइम। हमने अभी पढ़ा है इसका आंसर ट्रू, क्योंकि वो सही से काटते नहीं हैं तो उनका शेप भी बदल गया है क्योंकि आउटलाइन बदल दी ना उन्होंने। ये देखो आप थोड़ा सा आगे पढ़ोगे तो द फर्दर मोर, हम रबड़ का इस्तेमाल करते हैं, द फर्दर मोर ओवर द हंड्रेड्स ऑफ ईयर द आउटलाइन वुड समटाइम चेंज ड्यू टू द पीपल नॉट ऑलवेज कटिंग एग्जैक्टली इन द सेम प्लेस। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसके आगे बात करें तो कई दशकों से
कई सालों से जो आउटलाइन है, मतलब कि जो आउटलाइन, जैसे कि आपको पता ही होगा आउटलाइन किसको बोलते हैं, जो एक लाइन होती है, एक ड्रॉ करते हैं कि इसके बाहर नहीं जाना, इसके अंदर नहीं जाना, जो किसी चीज़ को शेप देती है, वो बदल गई है पिछले कुछ टाइम में। वो बदल जाती है क्योंकि लोग एग्जैक्टली वहाँ से घास को नहीं काट रहे हैं जहाँ से उनको काटना चाहिए। तो ये यहाँ पे वुड चेंज सम टाइम लिखा हुआ है, ठीक है। तो अभी हम इसका आंसर क्या लिख देंगे, हमने लिख ही दिया है ट्रू। द फेम ऑफ उफिंगटन वाइट हॉर्स इज़ ड्यू टू इट्स साइज़। अब यहाँ पे लिखा है कि इसका साइज़ बड़ा है इसलिए ये बहुत पॉपुलर है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है, नीचे जाते हैं हम, और यहाँ पे इतना हमने देख लिया था। वाइट हॉर्स ऑफ उफिंगटन इज़ यूनिक स्टाइल्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ हॉर्स, आगे लिखा हुआ है, यहाँ से पढ़ रहे हैं आप। पॉज करके इसको यहाँ से यहाँ तक ज़रूर पढ़िए एक बार, क्योंकि आपको भी थोड़ी कोशिश करनी है आंसर ढूंढने की, मैं तो आपको बता ही रहा हूँ, ठीक है। वैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है द वाइट हॉर्स ऑफ उफिंगटन इज़ यूनिक, वो यूनिक है, स्टाइल्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ हॉर्स कंसिस्टिंग ऑफ अ लॉन्ग स्लीक बैक, दिस थिन डिसजॉइंट लेग्स एंड स्ट्राइमिंग टेल एंड बर्ड लाइक बिग हेड, एलिगेंट क्रिएचर ऑलमोस्ट मेल्ट इनटू द लैंडस्केप, द हॉर्स इज सिचुएटेड टू। अगर आप इसको पूरा पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें ये बात नहीं की गई है, और इसके आगे भी अगर बात करोगे तो इसमें कुछ ऐसा खास नहीं किया गया। तो ये जो है हम नॉट गिवन यहाँ पे लिखने वाले हैं, क्योंकि इसके बारे में बात कुछ नहीं की गई है, हमने लिख दिया NG। तो आपको एग्ज़ाम में क्या लिखना है, नॉट गिवन। NG मत लिखिए आइएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। फॉल्स को फॉल्स, ट्रू को ट्रू, और नॉट गिवन को नॉट गिवन, ठीक है। नाउ वी कम टू द क्वेश्चंस 9 to 13। Complete the notes below. Choose one word only for the passage for your answer. Write your answers in the boxes 9 to 13 on your answer sheet. हमें यहाँ पे 9 to 13 जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर करने हैं। द लोकेशन ऑफ द उफिंगटन हॉर्स, ठीक है, लोकेशन पूछ रहा है यहाँ पे। अ डिस्टेंस ऑफ 2.5 किलोमीटर्स फ्रॉम उफिंगटन विलेज नियर एन एंशिएंट रोड नोन एज, किसी रोड का नाम पूछ रहा है, बस हमें इतना यहाँ पे पता है। और हम अभी इसको जहाँ पे 2.5 किलोमीटर से स्किमिंग करेंगे और बहुत जल्दी से उस जगह पे पहुँच जाएंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पे इसको पढ़ा था, हॉर्स इज सिचुएटेड 2.5 किलोमीटर फ्रॉम उफिंगटन विलेज ऑन अ स्टीप स्लोप क्लोज टू द ब्रॉन्ज एज हिल फुट ऑफ उफिंगटन कैसल बिलो रिजवे, ठीक है। अ लॉन्ग डिस्टेंस एथलेटिक ट्रैक, ठीक है, रास्ते का नाम क्या है, रिजवे। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, रिजवे, RITGE, इसका आंसर है रिजवे। सेकंड, उसके बाद में अगला पॉइंट है क्लोज टू एन एंशियंट सिमेंट्री दैट हैज़ नंबर ऑफ बरियल माउंट्स। सिमेंट्री है कब्रिस्तान, एंशियंट पुरानी को बोलते हैं, बरियल का मतलब है जहाँ दफनाते हैं, ठीक है। उसके बाद डेटिंग द उफिंगटन वाइट हॉर्स, अब उसकी डेटिंग, फर्स्ट रेफरेंस टू द वाइट हॉर्स हिज हिल अपीयर्स इन, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है कि 1070 100 BC टू 1st BC, और यहाँ पे लेट ब्रोन एज, अर्ली आयरन एज। तो हम 1070 को जल्दी से ढूंढते हैं और कोशिश करते हैं हमें आंसर मिल जाए। देखिए अब हमें यहाँ पे 1070, ये देखिए मिल गया है। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द हॉर्स ऑफ उफिंगटन इज़ फ्रॉम 1070। द वाइट हॉर्स हिल इज़ मैंशनड इन अ डॉक्यूमेंट, ठीक है। डॉक्यूमेंट में इसमें लिखा गया है कि फ्रॉम द नियर बाय एबी ऑफ एबिंगडॉन, एंड द फर्स्ट रेफरेंस टू द हॉर्स इटसेल्फ इज सून आफ्टर 1090 C, ठीक है। तो क्वेश्चन पे फिर से आएंगे तो यहाँ पे हमें समझ में आएगा, थोड़ा सा ट्रिकी है क्वेश्चन। फर्स्ट रेफरेंस टू वाइट हॉर्स हिल अपीयर्स इन, जो पहला रेफरेंस है वो हमें कहाँ पे मिला, ठीक है, वाइट हॉर्स के लिए, तो वो एक कागज़ में मिला, डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, डॉक्यूमेंट। इसका आंसर क्या है, डॉक्यूमेंट। उसके बाद 11th वाला, उसके बाद हॉर्सेस शोन, ये हो गया, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं। अकॉर्डिंग टू द एनालिसिस ऑफ द सराउंडिंग, आसपास की एनालिसिस से क्या पता लगता है, ये पूछ रहे हैं। द हॉर्स लेट ब्रॉन एज एंड अर्ली आयरन एज, तो लेट ब्रॉन और अर्ली आयरन एज अगर आप ढूंढ लेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे लेट ब्रॉन एज और अर्ली आयरन एज हमें ईजिली मिल गया। तो द रिजल्ट वॉज अ डेट ऑफ द हॉर्स कंस्ट्रक्शन समवेयर बिटवीन, इन अदर वर्ड्स इट हैज़ लेट ब्रॉन एज। और अब यहाँ पे हमें आंसर नहीं मिला, थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, यहाँ से पढ़ेंगे। ये हमें क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हैं हम। हाउएवर इन 1995 ऑप्टिकली स्टिमुलेटेड ल्यूमिनेंस OSL टेस्टिंग वॉज कैरीड आउट बाय ऑक्सफोर्ड आर्कियोलॉजिस्ट यूनिट ऑन द सॉइल, ठीक है। वो सॉइल पे कंसिडर करी गई थी फ्रॉम 2
फ्रॉम टू ऑफ द लोअर लेयर्स ऑफ द हॉर्स बॉडी, ठीक है, हॉर्स की बॉडी थी लोअर लेयर पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, सॉइल को यहाँ अंडरलाइन कर रहे हैं, एंड फ्रॉम अदर कट नियर द बेस, द रिजल्ट वॉज अ डेट ऑफ हॉर्स कंस्ट्रक्शन समवेयर बिटवीन, यहाँ से यहाँ तक, इन अदर वर्ड्स यहाँ से लेट ब्रॉन एज लिखा हुआ है और यहाँ से अर्ली आयरन एज लिखा हुआ है, ठीक है, इन अदर वर्ड्स इट हैड अ लेट ब्रॉन एज और अर्ली आयरन एज। तो हम फिर से क्वेश्चन की तरफ अगर जाएंगे तो यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन को देखिए, अकॉर्डिंग टू द एनालिसिस ऑफ द सराउंडिंग सॉइल, जो आसपास की ज़मीन थी उसको जब देखा गया, सॉइल, ठीक है, सॉइल द हॉर्स इज लेट ब्रॉन एज और अर्ली एज, ठीक है। अब इसके बाद में अगला जो पॉइंट लिखा हुआ है, पॉसिबल रीजंस फॉर द क्रिएशन ऑफ उफिंगटन व्हाइट हॉर्स, क्या कारण हो सकता है लोगों ने इसको क्यों बनाया है, एन एम्बलम टू इंडिकेट लैंड ओनरशिप, हो सकता है किसी ने उसको इसलिए बनाया हो कि लोगों को लगता हो कि ये हमारी ज़मीन जायदाद है, फॉर्म पार्ट ऑफ एन एंशियंट रिचुअल, इसलिए बनाया हो क्योंकि पुराना रीति रिवाज होगा, एंशियंट पुराना और रिचुअल रीति रिवाज, वॉज अ प्रेजेंटेशन ऑफ गॉडेस स्पोना, ठीक है, और वो उसको रिप्रेजेंट गॉडेस स्पोना कर रही थी, एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन ऑफ हॉर्सेस, एंड हमें अब गॉडेस स्पोना ढूंढना है, इपोना, और उसके साथ में हम यहाँ पे अगर देखेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, एंड वॉज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्लैश गॉडेस, हमें दोनों अगर एक साथ मिल जाएंगे, व्लैश गॉडेस और गॉडेस इप्सोना, तो हम दोनों एक साथ ही पकड़ लेंगे, ठीक है। चलते हैं ऊपर, वहीं पे जहाँ पे हम पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे तो देखिए ऐसा कुछ नहीं आया है, तो अगर आप यहाँ देखोगे थोड़ा सा इसको, अगर एकदम से आप अपना ध्यान थोड़ा तेज करो इस पैराग्राफ पे, तो आपको बड़ी आसानी से जो गॉडेस इपोना है वो मिल गई है, ठीक है, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ठीक है, और एक और दूसरा नाम कौन सा था, हमें भी मिल ही जाएगी, हम इसे पढ़ लेते हैं। द लेटर एंड ऑफ द डेट रेंज टाई कार्विंग ऑफ अ हॉर्स ऑन ऑक्यूपेशन ऑफ उफिंगटन हिल फोर्ट, इंडिकेटिंग दैट इट मे रिप्रेजेंट अ tribal emblem making of a land inhabitants of the hill fort. Alternatively, the carving may have been carried out during a Bronze Age ritual. देखो उसमें एज रिचुअल भी लिखा हुआ है, अब इसके आगे आंसर होगा क्योंकि यहाँ पे एज रिचुअल हमें मिल गया। Some researchers see the horse as a representing Celtic, the horse goddess Spona, ठीक है, while हु इज़ वर्शिप्ड एज अ प्रोटेक्टर ऑफ हॉर्स, जिसको वर्शिप किया जाता है प्रोटेक्टर ऑफ हॉर्स के बीच में। अगर आप क्वेश्चन पे दोबारा जाके पढ़ोगे तो वहाँ पे हॉर्स लिखा है, ठीक है, एंड फॉर हर एसोसिएशन विद, और उसका जो दूसरा एसोसिएशन किसके साथ है, विद, ये रहा इसका आंसर, फर्टिलिटी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखना है, फर्टिलिटी। उसके बाद में जो नेक्स्ट है, देयर वॉज अ प्रेजेंटेशन ऑफ व्लैश गॉडेस कॉल्ड, ठीक है, व्लैश गॉडेस पे जाते हैं। व्लैश गॉडेस भी वहीं आसपास ही हमको मिल जाएगी, ज़्यादा दूर हमें नहीं जाना पड़ेगा, आई एम वेरी होपफुल। अंटिल अराउंड, यहीं से पढ़ेंगे जहाँ पे हम इप्सोना वॉज नॉट एंड हर फर्स्ट एसोसिएशन विद फर्टिलिटी, ये रहा फर्टिलिटी, ठीक है। हाउएवर द इप्सोना वॉज नॉट इम्पोर्टेड फ्रॉम घूल फ्रांस अंटिल अराउंड द फर्स्ट सेंचुरी सी, this date is least 6 centuries after the Uffington horse was probably carved, ठीक है। उसके बाद the horse had great rituals economic significance during the Bronze Age, ठीक है। इसके बाद में the Iron Age as attested by its deception on jewelry and other metal objects, it is possible that the carving represents goddess in the native methodology, ठीक है, such as Reunion described in letter, ये देखो व्लैश methodology as a beautiful woman dressed in gold and riding a white horse, ठीक है। यहाँ पे अब ये बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, हम इसको दोबारा पढ़ेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा इसका, ठीक है। यहाँ पे देखिए, वॉज रिप्रेजेंटिंग अ व्लैश गॉडेस कॉल्ड, ये व्लैश गॉडेस को रिप्रेजेंट कर रही थी, और उसको कहते क्या है, उसका नाम पूछ रहा है यहाँ पे, तो ये नाउन के लिए हमें ढूंढना है यहाँ पे। तो अगर आप देखोगे तो सच एज, उसको नेटिव मेथोडोलॉजी सच एज रियनॉन डिस्क्राइब्ड इन द लेटर व्लैश मेथोडोलॉजी एज अ ब्यूटीफुल वुमेन ड्रेस्ड इन गोल्ड एंड राइडिंग अ वाइट हॉर्स।
तो रेनन जो है उसको साइट कर रहे हैं, ये व्लैश मेथोडोलॉजी है और एक ब्यूटीफुल वुमेन जो एक सफ़ेद घोड़े को राइड कर रही है, ये है लिखा हुआ। तो हमने जो लास्ट आंसर है वो भी हमने कर लिया है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तो आपने देखा हमने कितनी आसानी से सारे क्वेश्चंस कर लिए। अगर आपको भी रीडिंग में प्रॉब्लम आ रही है, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन नहीं समझ में आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स नहीं समझ में आते हैं, तो हम सारी वीडियोस को स्टेप बाय स्टेप करेंगे। मैं कोशिश करूँगा हम एक वीक में या एवरी डे एक लेक्चर आपके लिए लेके आएँ, जिससे आपकी आइलेट्स प्रिपरेशन बहुत ईजी हो जाए। अगर आप मेरी वीडियो आपने पूरी देखी है, कुछ हद तक देखिए, तो मुझे बताइए प्रॉब्लम्स कहाँ पे आ रही हैं। अगर आप चाहते हो कि हम मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है उसको एक स्पेसिफिक तरीके से सेट करें, जैसे आप चाहते हो कि मैं पूरा हिंदी में ट्रांसलेशन दूँ पैसेज का, तो ये इम्पॉसिबल नहीं है, मैं आपको पूरा ट्रांसलेशन दे दूँगा और पूरे तरीके से समझा दूँगा, क्योंकि कुछ लोग काफ़ी एडमेंट होते हैं प्रिपरेशन के लिए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, ठीक है, और अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने काफ़ी मेहनत की है इस वीडियो को बनाने के लिए। थैंक यू वेरी मच।